Subscribe and press the bell icon so you never miss an update from PrepLadder. हेलो एंड वेलकम टू प्रेप लैडर। आज मैं फिर आपके लिए 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। हमारा डेली क्विज डिस्कशन जो है उसको कंटिन्यू करते हैं और आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर के बारे में 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट है ये पूछा गया है। ठीक है, 4 स्टेटमेंट में पहला बोल रहा है ही रजिस्टर्ड forced conversions of non-Muslims to Islam during Aurangzeb's rule. Second, he is known as Soldier Saint. Third, he founded the city of Amritsar in northwest India, the holy city for Sikhs. ठीक है, he started the construction of Harminder Sahib, also known as Golden Temple at Amritsar. इन चारों में से कौन सा करेक्ट होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, he resisted forced conversions of non-Muslims to Islam during Aurangzeb's rule. और बाकी 3 ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि ये न्यूज में क्यों था। रिसेंटली गुरु तेग बहादुर की 400वीं एनिवर्सरी थी, बर्थ एनिवर्सरी, 400th बर्थ एनिवर्सरी थी, उसको सेलिब्रेट किया गया है। उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि इंडिया हैज नेवर पोज्ड अ थ्रेट टू एनी कंट्री, और ही रिकॉर्ड द सेक्रीफाइस ऑफ गुरु तेग बहादुर। ठीक है, उसके ऊपर ये सेरेमनी था, ये भी इसलिए न्यूज में था। गुरु तेग बहादुर के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। गुरु तेग बहादुर जो हमारे थे 5th और यंगेस्ट सन थे गुरु हरगोबिंद साहिब के। ठीक है, उनका चाइल्डहुड नेम जो था वो था त्यागमल। वो 9th सिख गुरु थे। टोटल जितने भी गुरु हैं उनमें से 9th सिख गुरु थे वो। ठीक है, टोटल कितने गुरु हैं? गुरु टोटल 10 हैं और 11वें गुरु हमारे उसके बाद से है गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, तो 9th गुरु थे। किसको सक्सीड किया था? एक 8th गुरु जो गुरु हरकिशन थे, उसके बाद वो बने थे 9th गुरु। 10th गुरु उनके बाद कौन आए थे? गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, इनको पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया गया था 1675 में बाय द ऑर्डर ऑफ औरंगजेब इन दिल्ली। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनने औरंगजेब की जो पॉलिसी थी फोर्स्ड कन्वर्जन की, नॉन इस्लामिक पीपल को इस्लाम में कन्वर्ट करते थे फोर्सफुली, तो उसको अपोज किया था और इसके कारण इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था, बिहेड कर दिया गया था। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। ठीक है, और गुरुद्वारा शीशगंज साहिब एंड गुरुद्वारा रकबगंज साहिब जो दिल्ली में है, ये साइट्स हैं इनके एग्जीक्यूशन की और क्रिमेशन की। ये 2 साइट्स हैं, ठीक है, जहाँ पर अभी गुरुद्वारे हैं। अब जैसे बाकी के 3 ऑप्शन हम देखते हैं, तो सोल्जर सेंट किसको बोलते थे? गुरु हरगोबिंद को बोलते थे। गुरु हरगोबिंद को सोल्जर सेंट बोलते थे, ना कि गुरु तेग बहादुर को। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। और जो सिटी ऑफ अमृतसर है वो गुरु रामदास ने फाउंड की थी। उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन ऑफ हरमिंदर साहिब जो है वो भी गुरु रामदास ने स्टार्ट करवाया था। ठीक है, गोल्डन टेम्पल जो हमारा है, तो वो गुरु तेग बहादुर ने ना करके गुरु रामदास ने किया था, और सोल्जर सेंट हम गुरु हरगोबिंद को बोलते थे। तो ये हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको इस क्लियर हो गई कुछ चीजें, ये न्यूज में था इसलिए क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी। सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा बोल रहा है द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स टू नाइट्रोजन इज कॉल्ड। नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं? 4 ऑप्शन है, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड डी नाइट्रिफिकेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा डी नाइट्रिफिकेशन। मैं आपको, आपने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी होगी, उसमें नाइट्रिफिकेशन भी होता है, डी नाइट्रिफिकेशन होता है। जो एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो पहले उसको जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज हैं वो उसमें कन्वर्ट करते हैं जिसमें प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं या अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। बाद में जो ये नाइट्रेट्स हैं ये जब एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं तो ये नाइट्रोजन बन के रिलीज होते हैं। डी नाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया है वो डी नाइट्रिफिकेशन होता है, उसके कारण वो वापस से नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रेट्स, और एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाते हैं। तो इससे हमारी साइकिल कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन साइकिल इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए पढ़ना है। रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए था कि अभी एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें बोला है कि नाइट्रोजन लेवल आर ऑन ए डिक्लाइन इन नाइट्रोजन रिच वर्ल्ड एंड प्लांट्स एंड एनिमल में फेस कॉन्सिक्वेंसेस। नाइट्रोजन लेवल डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, और नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी हमारी किस लिए इंपॉर्टेंट है? की टू द फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम एंड साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी थ्रू बायोस्फीयर। नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक मैक्रोन्यूट्रिएंट भी है जो सारी क्रॉप्स के लिए, प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे सॉइल का इंपॉर्टेंट एक न्यूट्रिएंट है। ठीक है, तो नाइट्रोजन सारी भी जितने भी लाइफ फॉर्म्स है और पूरे बायोस्फीयर के लिए
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम इन देयर कैपेसिटी टू सपोर्ट लाइफ डिपेंड्स ऑन एक्सेस टू रिएक्टिव नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को एक्सेस के पर डिपेंड करती है क्या, प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम और देयर कैपेसिटी टू सपोर्ट लाइफ, ठीक है। ये दो चीज़ें डिपेंड करती है नाइट्रोजन के एक्सेस पे। और नाइट्रोजन जैसे हम किसी सॉइल में नाइट्रोजन कम रहता है तो वहाँ हम नाइट्रोजन सप्लीमेंट देते हैं, इसको हम फर्टिलाइज़र भी बोलते हैं। जनरली यूरिया हम यूज़ करते हैं। तो इसलिए नाइट्रोजन काफ़ी इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है, जिसमें हम जैसे हमने देखा होगा NPK, ये इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है तीनों, है ना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो ये इसलिए नाइट्रोजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चीज़, जो नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है उसको डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। और डीनाइट्रिफिकेशन किसके थ्रू होता है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज के थ्रू, लाइक सूडोमोनास एंड थियोबैसिलस। ये दो बैक्टीरिया है जो कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट या नाइट्राइट्स को एलिमेंटल नाइट्रोजन में। जो एलिमेंटल नाइट्रोजन है फिर वो एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है, ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है और नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन साइकिल आप अच्छे से डिटेल में जरूर देख के जाइएगा। जितने भी बाकी की साइकिल्स हैं जिसमें नाइट्रोजन साइकिल है, कार्बन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है, सारी साइकिल्स को हमको देखना बहुत ज़रूरी है और ये इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच रिफरेंस टू कोडावा टक्के लैंग्वेज। तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि दिस लैंग्वेज इज एसोसिएटेड विद द्रविडियन ग्रुप। सेकंड बोल रहा है यूनेस्को हैज क्लासिफाइड द लैंग्वेज एज एंडेंजर्ड लैंग्वेज। थर्ड बोल रहा है इट हैज नो सेपरेट स्क्रिप्ट एंड इज ट्रेडिशनली रिटन यूजिंग कन्नड़ स्क्रिप्ट। सेपरेट स्क्रिप्ट नहीं है, ट्रेडिशनली कन्नड़ स्क्रिप्ट में इसको लिखा जाता है। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है। अब हम देखते हैं इन तीनों में से करेक्ट कौन से हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके बारे में। रिसेंटली ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि ये बुक ऑफ पोएम्स बाय वेतरन कोडागु पोइट हैज ब्रॉट द स्पॉटलाइट ऑन कोडागु टक्के एन इंडेंजर्ड लैंग्वेज, ठीक है। अब ये इसलिए न्यूज में था। अब देखते हैं हम इस कोडागु टक्के के बारे में। ये एक लैंग्वेज है जो द्रविडियन ग्रुप के अंडर में आती है। ओरिजिनल लैंग्वेज जो थे ये कहाँ की है, कोडागु डिस्ट्रिक्ट इन सदर्न कर्नाटका, ठीक है, वहाँ पर ओरिजिनली बोली जाती है। यूनेस्को ने इसको क्लासिफाई किया है लैंग्वेज एज एन एंडेंजर्ड लैंग्वेज, क्योंकि काफ़ी कम स्पीकर्स हैं इसके, काफ़ी कम लोग हैं जो इसको बोलते हैं, इसलिए ये इंडेंजर्ड है। इसका सेपरेट स्क्रिप्ट नहीं है और ये ट्रेडिशनली कन्नड़ स्क्रिप्ट में ही लिखी जाती है, ठीक है। 2001 सेंसस के हिसाब से ये सिर्फ 1,66,187 पीपल के द्वारा ही बोली जाती है। 1,66,187 पीपल ओनली स्पोक दिस लैंग्वेज, ठीक है। तो ये इसलिए इंडेंजर्ड है, इसका कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि इनमें से कौन सी है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में। तो इंडिया में टोटल अराउंड 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, उसमें से ये तीनों आते हैं कि नहीं। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, तीनों ही। हड़प्पा सिटी ऑफ धोलावीरा, रमप्पा टेम्पल इन तेलंगाना, कंचनजंगा नेशनल पार्क इन सिक्किम, तीनों ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट है डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को। अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली अभी वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज डे, ठीक है। इसलिए अभी ASI ने बोला है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, कि जितने भी मोनूमेंट्स हैं वहाँ पर फ्री एंट्री है उस दिन के लिए, वर्ल्ड हेरिटेज डे के लिए, ठीक है। देखते हैं हम इसके बारे में। 18 अप्रैल को हमने सेलिब्रेट किया था, हर साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है 18 अप्रैल को। इंटरनेशनल डे फॉर मोनूमेंट एंड साइट्स भी बोलते हैं इसको, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज डे भी बोलते हैं, ठीक है। थीम क्या है इस बार की, हेरिटेज एंड क्लाइमेट, ये इसकी थीम है 2022 की। अब इंडिया में टोटल 3,691 मोनूमेंट्स एंड साइट्स हैं। इन सब में से जैसे कि मैंने बताया 40 को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। इसमें से जो 3 हमने अभी देखे रिसेंटली वो भी इसके पार्ट हैं। हड़प्पा सिटी जो है धोलावीरा गुजरात में, ठीक है। उसके अलावा ये भी रिसेंटली डिक्लेयर हुआ है, 40th है, ठीक है, इसलिए न्यूज़ में था। रमप्पा टेम्पल तेलंगाना में 39th, और कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में। इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना। मिक्स्ड क्यों है, क्योंकि ये नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज भी है और कल्चरल भी है, तो ये दोनों में आता है, इसलिए इसको मिक्स्ड बोलते हैं। मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये इंडियाज फर्स्ट है, ठीक है। 2022 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नॉमिनेटेड सेक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ
होयसालास टेम्पल फॉर कंसिडरेशन एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट फॉर 2022-23। ये अभी नॉमिनेट किया है, कंट्री नॉमिनेट करती है, डिपेंड करता है कि यूनेस्को इसको डिक्लेयर करता है कि नहीं करता है। होयसाला जो टेम्पल्स थे इनका भी एक प्रपोजल रखा है गवर्नमेंट ने, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, कि दीज साइट्स शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट और शुड ऑल्सो बी डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज डेवलप्ड ईदार, ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट पोर्टल, कौन सी मिनिस्ट्री ने डेवलप किया है? तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, सिविल एविएशन, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। अब जैसे एक्सीडेंट है तो हम इसको गैस कर सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष तो नहीं होगा, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन भी नहीं होगा, हेल्थ हो सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हो सकता है, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज भी हो सकता है। इन अब जैसे हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो हमारे पास जो चांसेस थे हमारे करेक्ट होने के वो बढ़ गए, प्रोबेबिलिटी 50-50 हो गई, 50%। इन दोनों में से कौन सा सही होगा? इन दोनों में से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ईदार पोर्टल जो है ये इसने डेवलप किया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं। ये डेवलप किया है टू स्पीड अप एक्सीडेंट कंपनसेशन क्लेम्स, ठीक है, ये रिसेंटली डिजाइन किया गया है इन कंसल्टेशन विद इंश्योरेंस कंपनीज, गवर्नमेंट ने डिजाइन किया है। और ये क्या प्रोवाइड करेगा? इंस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑन रोड एक्सीडेंट्स विद अ फ्यू क्लिक्स एंड हेल्प एक्सेलरेट एक्सीडेंट कंपनसेशन क्लेम्स, है ना, ब्रिंगिंग रिलीफ टू द विक्टिम फैमिलीज। जो भी विक्टिम की फैमिलीज है जहाँ एक्सीडेंट हुआ है उनको कंपनसेशन क्लेम जल्दी से इशू हो, और इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर ये डेवलप किया गया है, ठीक है। और ये क्या इंफॉर्मेशन देगा? ये इंफॉर्मेशन देगा रोड एक्सीडेंट्स पर इंस्टेंटली इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। ईदार पोर्टल जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट, डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट देगा, ठीक है। द पोर्टल प्रोवाइड इंस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑन रोड एक्सीडेंट्स एंड हेल्प एक्सेलरेट द एक्सीडेंट कंपनसेशन क्लेम ब्रिंगिंग रिलीफ टू द विक्टिम फैमिलीज, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया। ये थे हमारा आज के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी जा रही होगी, एंड आई होप कि ये क्वेश्चंस भी आपकी प्रिपरेशन में ऐड ऑन कर रहे होंगे, आपको हेल्प कर रहे होंगे, और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट यू गाइज विल क्लियर द एग्जाम एंड दीज क्वेश्चंस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। So all the best for your examination. We will meet again. Thank you so much.